हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिता शोकन और आज हम कर रहे हैं संसाधन के रूप में लोग के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या था हमारा, शिक्षा प्रणाली में बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, अपनी राय दी। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि क्या आपको लगता है कि शिक्षा प्रणाली में कुछ सुधार करके बेरोजगारों की संख्या को घटाया जा सकता है। तो हाँ, घटाया जा सकता है शिक्षा प्रणाली में सुधार करके, तकनीकी शिक्षा स्टार्ट करके, व्यावसायिक कोर्सों को शुरू करके, ताकि ये ना कि एमए और बीए करने के बाद एक कलर की कागजी जो कलर बाबू है वो पैदा ना हो कि उसको कुछ कर ही ना पाए। उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपनी पढ़ाई को ख़त्म करने के बाद अपना कोई ना कोई काम धंधा शुरू कर सके। तो तकनीकी ज्ञान दिया जाना चाहिए उसकी बजाय कि किताबी ज्ञान देने की बजाय व्यावसायिक कोर्सेज स्टार्ट किए जाने चाहिए। फिर ये है कि जो हमारा संचार संबंधी या जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनके कोर्सेज स्टार्ट कर दिए जाने चाहिए, ताकि वो समय कृषि से संबंधित भी हमारी क्या होनी चाहिए, बहुत सारे कोर्सेज शुरू करने चाहिए हमारे कॉलेजों में, ताकि जिसका कृषि की तरफ इंटरेस्ट है वो उन कोर्सेज को करके एग्रीकल्चर की तरफ अपना रुझान कर सके। और उसके अलावा क्या है, हर एक व्यक्ति को कंपलसरी है कि आपको इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, एसएस पढ़ना। वो हो सकता है मेरे जैसे किसी का एसएस में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो पर फिर भी पढ़नी पड़ रही हो, क्यों? या मैथ में बहुत कम बच्चों का इंटरेस्ट होता है, वो चाहते ही नहीं वो मैथ पढ़े। तो स्टार्टिंग से ही बच्चों को क्या उनकी हॉबी के अनुसार सब्जेक्ट पढ़ने का मौका दिया जाए, ताकि वो बर्डन नहीं ढोए कि कंपलसरी है 10th तक तो करना ही करना पड़ेगा उसको, चाहे आओ ना आए, वो बेचारा उसका बोझ डूबता ही चला जाता है। ऐसा होना चाहिए कि वो फ्रीली जिस फील्ड में उसका हमारा कह सकते हैं रुझान है, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, उसको उसी फील्ड की तरफ हम ले जाएं, उसको उसी की नॉलेज करवाएं, ताकि वो उसी फील्ड में अपना क्या कर सके, विशिष्टीकरण कर सके, अपनी नॉलेज को बढ़ा सके, वो उसी की तरफ जा सके। कि कोई एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहता है, कोई बिजनेस की तरफ जाना चाहता है, तो उनको वही सब्जेक्ट अच्छे से करवाए जाएं, ताकि वो क्या कर सके, उसी चीज़ को अपना सके। तो शिक्षा का जो गिरता हुआ शैक्षणिक स्तर है उसको थोड़ा सा राइज किया जाए कि हर कोई चाहे कुछ आता है ना आता है, कोई एमबीबीएस की डॉक्टर डिग्री लिए हुए है कि सरकारी में एक पैमाना रख दिया, वो नंबर नहीं आए तो पे सीट से ले आए, वो पे सीट पे भी नहीं पड़ा तो दूसरे नेपाल से, चाइना से, वहाँ से डिग्री लेकर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के प्रणाली में भी हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। कितनी बड़ी लाइन, जब उसको कुछ आता ही नहीं वो डिग्री लेकर आ जाते हैं और फिर जॉब मिलती नहीं। डिग्री लेने वालों की संख्या नहीं, हायर लेवल में एमए बीए उनमें क्या है, उन्हीं कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाना चाहिए जो वाकई में उन कोर्सेज के लायक हैं, जो डिजर्व करते हैं वो कोर्सेज करने के। ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता उसको भी एमए करने की इजाज़त है, कोई भी कर लेता है, एक एमए कर ले दूसरी कर ले, नहीं, उसका कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि हायर लेवल पर ये जाएं, ये जो मीडियम वाले हैं ये इन कोर्सेज में। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, शिक्षा के स्तर में सुधार करके, व्यावसायिक कोर्सों को लागू करके, रुचि के अनुसार उनको पढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी की जो बड़ी लाइन है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, क्यों? तो देखिएगा, मैं सबसे अच्छा किसको मानती हूँ, मानव पूंजी को हम क्या मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं। तो मानव पूंजी में क्या है, कोई योग्यता है, कोई दक्षता है, कोई निपुणता है, जिसके अकॉर्डिंग वो ये दूसरी पूंजी, अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अपनी आय से भूमि भी ले लेगा, श्रम, ये जो भौतिक पूंजी है, रुपया पैसा श्रम, ये सारी कुछ दूसरी चीजें अपने आप खरीद लेगा। हमने एग्जाम्पल लिया था स्विट्जरलैंड का, हमने एग्जाम्पल लिया जापान का। जापान में कुछ भी नहीं है, नेचुरल चीजें, प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम हैं, लेकिन वहाँ वो किसमें ज़्यादा खर्च करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसमें, मानव पूंजी में। तो मानव पूंजी में इन्वेस्टमेंट करके बाकी चीज़ें तो दुनिया से वो अपने आप खींच लेते हैं। तो मानव पूंजी के कारण ही उनकी गिनती क्या है, दुनिया के विकसित देशों में जापान की गिनती छोटा सा पर फिर भी क्या है, एक एडवांस कंट्री कहलाता है। और हमारा देश इतना बड़ा है फिर भी हम क्या है,
डेवलपिंग तक ही सीमित हैं। तो इसका कारण ये है कि हम क्या हैं, उस दौड़ में पीछे हैं। हम क्या चाहते हैं, हम मानव पूंजी में इन्वेस्ट नहीं करते, हम तो चाहते हैं भौतिक पूंजी, सोना इकट्ठा कर लो, जमीन इकट्ठी कर लो, बजाय कि एक बढ़िया बच्चे को मान लो एजुकेशन प्रोवाइड करनी, वो नहीं प्रोवाइड करते। नहीं, हमें देखना ही नहीं, हमें तो ठीक है कि ज़मीन खरीद ली, हमारा मकान बन गया, और भी चीज़ है, सोना जोड़ दिया, पैसे इकट्ठे कर लिए, इन्हीं तक माइंड सीमित है। हम ये चाहते नहीं कि हम अपने खाने पर बढ़िया तरीके से खर्च कर पाएँ, हम अपने एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें, तो इसकी तरफ कम ध्यान है हमारा। तो कहने का मतलब है कि मानव पूंजी यदि है तो भूमि वो अपने आप जमीन को क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, अपने आप खरीद के इकट्ठी कर लेगा। लेकिन जब वो मानव पूंजी ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो भूमि इकट्ठी करके चले जाओ। वो कहते हैं, हमारे कहावत है कि दादी तो क्या है, वो गोबर को इकट्ठा करती गई और पोता बिटोड़ा फूटता गया। तो वही वाली बात हो जाती है कि आप कलेक्ट करो करो, और वो औलाद अनपढ़ रखती तो वो एक दिन सारे को क्या कर सकती है, विदाउट माइंड खत्म भी कर सकती है। लेकिन यदि आपने उस पुत्र को मानव पूंजी में कन्वर्ट करके दे दिया, उसकी एजुकेशन पर, उसकी हेल्थ पर खर्च किया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने उसके लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ी है, नहीं छोड़ी, वो प्रॉपर्टी को क्या करेगा, अपने आप गेन कर लेगा, जहां से भी है खींच खींच के ले आएगा। फिर है हमारा सकल तथा विलास में कौन कौन से अंतर हैं। अब आप चैप्टर में देखते हो कि दो लड़के हैं, एक ही गांव के रहने वाले, एक का नाम सकल है, दूसरे का नाम विलास है। सकल का फादर क्या है, एक किसान खेती करता है। वो सकल भी अच्छा प्रतिभावान छात्र है, मतलब पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, अच्छी मेहनत करता है। और उसके फादर क्या है, उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी पढ़ाई पर खर्च करते हैं, उसको कंप्यूटर का डिप्लोमा करवाते हैं। कंप्यूटर का डिप्लोमा करने के बाद वो किसी प्राइवेट जॉब कर लेते हैं कंपनी में, और अच्छी उसको वहाँ पर सैलरी मिल जाती है, खुश है वो। दूसरी तरफ हमारा विलास है, वो क्या है, एक मछुआरे का पुत्र होता है, उसी गांव का है, लेकिन उसके फादर क्या है, मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। वो छोटी उम्र में भी उसके फादर क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर होने के बाद उनके जो सारे बहन भाइयों का खर्च उसकी मदर पर आ जाता है। तो माँ भी क्या करती है, उसकी पढ़ाई पर खर्च नहीं कर पाती, वो पढ़ाई छोड़ देता है। माँ के साथ क्या है, वो मछुआरे वाला काम अपना लेता है, जो पिता का कार्य था वो पुत्र अपना लेता है। तो वहाँ अब उसको ना तो बढ़िया कमाई कर पा रहा, बढ़िया कमाई नहीं कर पा रहा, तो उसकी हेल्थ इफेक्टेड हो रही है, क्योंकि वो बढ़िया कमा नहीं रहा तो बढ़िया खा भी नहीं रहा, तो बार बार वो बीमार पड़ता रहता है। तो दोनों में क्या है, वो एक स्वस्थ है, दूसरा हमारा, एक की आय ज़्यादा, दूसरे की आय कम है, एक स्वस्थ है अस्वस्थ है, एक अमीर हम कह सकते हैं बढ़िया स्टैंडर्ड का, दूसरा बिलो एवरेज लेवल से भी बिलो स्टैंडर्ड है उसका। तो ये दोनों में अंतर है। प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय, देखो जब बात होती है आय की, तो हम आमतौर पर आप क्या कहोगे कि राष्ट्रीय आय बढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए भाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, या बढ़ती हुई जनसंख्या क्या कर देती है, रोड़ा अटका देती है। तो राष्ट्रीय आय की बात करने से हमारा गुजारा नहीं होगा। हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है, जब भी हम देश के बारे में, जब भी हम किसी की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, तो बात हम किसकी करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की, एक एक हिस्से में कितना आया। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय हमारी क्या होती है, राष्ट्रीय आय बटा में हम क्या कर देते हैं, जनसंख्या, जनसंख्या से बात कर देते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है, दुगनी होगी, लेकिन जनसंख्या 3 गुनी होगी, तो एक एक हिस्से में तो पहले से भी कम आया, दुर्गति होगी। छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, अपने घर का ही एग्जाम्पल ले लें कि हमारे घर में हर रोज 4 एप्पल आते थे, 1 किलो एप्पल आते थे और 4 ही बन रहे थे, हर एक के हिस्से में एक एक आ गया, तो प्रति व्यक्ति क्या था, एक एक मिला, खुश हैं। लेकिन अब क्या हो जाता है, कुछ समय बाद एक और चाचा को जो परिवार बाहर रहता था, वो भी यहाँ रहने के लिए आ गया। अब उस परिवार में हम कह लें 8 व्यक्ति हैं, तो या हमारी संख्या क्या हुई, 12 हुई। 4 हम पहले थे, एक परिवार और हमारे साथ रह रहे हैं, हमारी संख्या क्या होगी, 12 होगी। लेकिन अब फ्रूट के आने लगे, या हमारी जनसंख्या बढ़ के
12 होगी फैमिली मेंबर्स की कुछ समय बाद। तो हमारा क्या होता है, ये हमने क्या कर दिया कि 2 किलो फ्रूट लेने लगे। अब हमारे एप्पल आने लगे घर में 8। अब ये तो कहेंगे, फादर तो ये कहेगा कि पहले 1 किलो आते थे अब 2 किलो आने लगे हैं, कि दुगना खर्चा कर दिया हमने रहन सहन पर, खाने पर, कि हमने फ्रूट्स पर डबल कर दिया कि 1 किलो की बजाय 2 किलो लेने लगे। अरे आपने डबल किया है, लेकिन जो खा रहे हैं बेचारे उनको, उनसे तो पूछ के देखो उनका क्या हाल है। उनको पहले 1-1 एप्पल मिलता था, लेकिन एप्पल 8 है, खाने वाले 12। अब तो एप्पल का भी पार्ट मिलेगा, उनको फाड़ी कर करके देनी पड़ेगी, कि बंटवारा इस प्रकार से करना पड़ेगा कि उनको बराबर बराबर हिस्से आ जाए। तो कहने का मतलब 1 से कम आया, कि कहने के लिए तो हमने दुगना खर्च कर दिया, कि डबल लेना शुरू कर दिया। लेकिन डबल का फायदा क्या हुआ, हमारे वो फैमिली मेंबर्स भी तो डबल की बजाय और भी ज्यादा हो गए। वो 4 से 8 होने की बजाय 12 हो गई हमारी संख्या। तो ये राष्ट्रीय आय के साथ, कि जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक हिस्से में हमें मिला कितना। राष्ट्रीय आय बढ़े जाओ, यदि जनसंख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रत्येक हिस्से में तो कम आता है, तो दुख होता है हमें, तब खुशी होने वाली कोई बात नहीं है। तो कोई भी समस्या हो, जो हमारी बढ़ती जनसंख्या हर के बीच में क्या अपनी जाकर टांग घुसा देती है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो निर्धनता, हर एक की जननी जन्म कहाँ से होता है, हमारा बढ़ती हुई जनसंख्या से। बाकी तो उसकी औलादें हैं, जितनी भी समस्याएं, उसको जन्म देने वाली क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या है। मानव पूंजी निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं हैं, कि मनुष्य को हमने संसाधन बनाया मानव संसाधन के रूप में, कि मानव को मानव पूंजी बनाया, उसके मार्ग में कौन कौन सी रुकावटें हैं। तो पहली रुकावट मैंने कहा, सारी समस्याओं की जननी बढ़ती हुई जनसंख्या। पहली रुकावट ही बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि मानव को मानव पूंजी बनाने में 2 चीजों की जरूरत है। शिक्षा पर किया गया खर्च, स्वास्थ्य पर किया गया खर्च, और तीसरा लगा लो प्रशिक्षण पर किया गया खर्च। 2 मेन है, और तीसरे को प्रशिक्षण पर किया गया खर्च, प्रशिक्षण लगा सकते हैं। अब क्या है हमारा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को कितने स्कूल खोल लो फालतू, कितने कॉलेज खोल लो, कितने हॉस्टल नए कर लो, कितनी नर्सों की भर्ती कर लो, हालत वही रही जिस पर हम ऊपरी देखते हैं। 130 करोड़ प्लस की जनसंख्या है, और उससे सरकार खोलती है, सरकार नए नए डॉक्टर्स की भर्ती करती है, पर हॉस्टल में जाकर देख लो टॉयलेट्स हैं वही उनकी बुरी हालत मिलती है, चाहे कितने स्वीप पर रह जाओ। डॉक्टर्स हैं, लंबी लाइनें लगी रहती हैं, कि हमें वेट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो बढ़ती जनसंख्या है, कितनी सफाई सुविधाएं प्रोवाइड कर लो, होती नहीं। मोदी ने नारा लगा लिया कि झाड़ू निकालो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, सफाई अभियान चला लिया, हाथों में झाड़ू लेकर खुद निकाल के भी दिखा दी, फोटो खिंचवा ली। लेकिन हम कहाँ तक चले, किस किस को, इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो सफाई रह ही नहीं पाती। 2 दिन 4 दिन तो हुआ कि सफाई हो रही है, लेकिन नहीं। तो क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं, अनपढ़ भी हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, उनको सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, सफाई व्यवस्था उनको प्रोवाइड करवाना, उनको हम कह सकते हैं अच्छा पीने का पानी उपलब्ध करवाना, कहने का मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हमारा खेती भी, हमारी ज़्यादा जनसंख्या खेती में लगी हुई है, मानव पूंजी निर्माण में, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सरकार क्या है, कृषि के लिए तो कोई कोर्सेज, कृषि वालों को ट्रेनिंग, कृषि के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही सरकार, तो वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। उनको बाजरा होना बो दिया, जितना होना हो जाएगा, तो वो प्लानिंग नहीं करते, वो अपनी उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेते भी, कैसे बोनी है, किस प्रकार से हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं, ऐसा उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। फिर एक होता है ब्रेन ड्रेन, कि मस्तिष्क का निष्कासन। क्या होता है, अल्पविकसित से विकासशील देश बन गया भारत। भारत में पढ़ा लिखा, भारत के रिसोर्सेज यूज किए, लेकिन व्यक्ति के दिमाग में कीड़ा है कि विकसित देश में जाना है, इंडिया में नहीं रहना, बाहर जॉब करनी है, बाहर जाना है। और कई बार मजबूरी भी होती है, यहाँ उसको उस तरह की सैलरी नहीं मिलती, या उस तरह का स्टैंडर्ड नहीं मिलता, जो जॉब वो चाहता वो नहीं मिलता, तो वो क्या चला जाता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चला जाता है, दूसरे देश में चला जाता है। कितने बढ़िया बढ़िया, जितने बढ़िया हमारे टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो
पैदा भारत में हुए लेकिन सर्विसेज किस में दे रहे हैं, दूसरे देशों में दे रहे हैं। इस प्रकार से डॉक्टर अमर्त्य सेन है, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है, लेकिन भारत का था, भारत से सब कुछ किया और फिर फॉरेन में चलाया। तो बड़े बड़े आविष्कार दूसरे देशों में करते हैं। तो ये भी मानव पूंजी के विकास में क्या सबसे बड़ा रोल आया है कि हमने पढ़ाया लिखाया तैयार किया और फिर वो दूसरे देशों की तरफ चले जाते हैं। बैठ के हवाई उड़ गए वो तो चले गए। तो ये भी हमारे रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। उसके बाद हमारा क्या है कि प्लानिंग हम नहीं कर पाते इतने अच्छे से। किसकी प्लानिंग? न तो मानव शक्ति के नियोजन हम कर पाए, मानव शक्ति की प्लानिंग नहीं कर पाते। बहुत सारी मानव शक्ति है वो वेस्ट होती चली जाती है। हमने देखा ही नहीं कि कितने को किस लेवल तक पढ़ाना है, कहाँ तक, उनके बारे में हम ठीक है 8वीं तक पढ़ रहे थे पहले, कुछ बच्चे फेल हो जाते थे, वो छलनी लग जाती थी क्योंकि बोर्ड की कक्षा थी। अब सरकार ने बोर्ड खत्म कर दिया। सरकार का क्या ले रहे हैं? राइट टू एजुकेशन एक्ट की दुआई दे करके कोई बोर्ड नहीं होगा, कोई फेल नहीं। अब बच्चों को पता है पढ़ो ना पढ़ो फेल तो करना ही नहीं। टीचर्स कहते रहते फेल हो जाओगे, बच्चों को पहले ही पता है कि ऐसे ही भगा रहे हैं, फेल वगैरह होते ही नहीं। उसी प्रकार वो आगे अपग्रेड हो जाते हैं। उसके बाद वो 10th में बोर्ड आया। 10th में क्या करते हैं? रिजल्ट के बारे में वो चीटिंग करवाना शुरू हो गया, नकल वगैरह करवा के एक दूसरे से बात की। आपस में टीचर ही तो होते हैं, उनसे बात करके तू मेरे स्कूल की लगवा दे, मैं तेरे की लगवा दे। इस प्रकार से वो क्या करते थे? 10th भी क्लियर कर जाते। उसी प्रकार +2 करके घिसटते पिछड़ते। हमने कहा जो आगे पढ़ने के लायक नहीं है उसके लिए हमने कोई प्लानिंग नहीं। हम तो कहते हैं कि वो आगे जाए, वो एक ऐसी रिजर्व फोर्स स्टार्ट हो जाए जिसको कुछ ना आता हो, जो एप्लीकेशन भी ना लिखता हो, सिर्फ बेरोजगारी बढ़ा दे, बल्कि उनको वही रोक दिया जाए, वो उसको कोई ना कोई ऐसा कार्य धंधा, जिस तरह से जो गर्ल्स मान लो 8th तक ही नहीं पढ़ पा रही, वो 8th स्टैंडर्ड का कार्य नहीं कर पा रही, हम उसको अपग्रेड करते जाते हैं 5th 6th 7th, उसको आता पहले का ही नहीं, हमने उसको 9th में बैठा दिया। नहीं, उसको यदि वहीं से हम क्या करते हैं, सिलाई की तरफ कोई कोर्स करवा देते, ब्यूटीशियन का कोर्स करवा दे, हो सकता है वो कोई अच्छी गायक बन जाती, कोई अच्छी डिजाइनर बन जाती, कोई ना कोई कार्य वो अच्छा बहुत बेटर कर सकती थी। लेकिन हमने उसको क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए फोर्स किया कि आगे चल आगे चल, वो चल रही है। तो इस प्रकार से हम मानव को मानव पूंजी बनाने से रोकते हैं, उसको हमने निठल्ला बनाना है आगे आगे धक्का लगा कर। तो शिक्षा का गिरता बस्तर इसके लिए हमारा क्या है, जिम्मेवार। हम शिक्षा लगातार क्या करते हैं, यूनिवर्सिटियों की कॉलेजों की संख्या बढ़ा रहे हैं कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हैं। पहले एक क्राइटेरिया था कि इतने बड़ों का एडमिशन होगा, अब इसका ये नहीं हुआ तो पे सीट से कर लो, वो नहीं हुआ तो बाहर से कर लो। तो कहने का मतलब है कि मानव को मानव पूंजी बनाने में शिक्षा का गिरता हुआ स्तर भी क्या है, मुख्य रूप से जिम्मेवार है। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।